तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक अनबाइस्ड डाई है, मतलब नॉर्मल डाई है, इसको आप 3 बार रोल कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 6 into 6 into 6, दैट इज 260। Then the probability of getting a greater number in the ith roll than the number obtained in I minus 1th roll, I की वैल्यू 2 और 3 होगी। मतलब ये हो गया कि I की वैल्यू 2 डालेंगे तो नंबर इन सेकेंड रोल इज ग्रेटर देन नंबर ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट रोल। एंड सिमिलरली जब आप I की वैल्यू 3 डालेंगे तो नंबर इन थर्ड रोल इज ग्रेटर देन नंबर ऑब्टेन्ड इन सेकेंड रोल। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये हो सकता है कि आपने 1 3 5 लाया, तो नंबर ऑफ टर्न इन थर्ड रोल, ये जो 5 है वो बड़ा है सेकंड से और ये फर्स्ट से बड़ा है। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि 2 3 5, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑब्टेन्ड इन थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड एंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ये हमेशा ये तीनों डिस्टिंक्ट होंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल सेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो दैट इज 6 into 6 into 6। अब फेवरेबल में क्या होगा कि आप कोई भी 3 नंबर ले लीजिए, सेलेक्ट एनी 3 नंबर फ्रॉम 1 to 6, मतलब फ्रॉम 6 नंबर्स डिवाइडेड बाय 6 into 6 into 6। अब चूंकि आप 3 डिस्ट्रिक्ट नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं 6 नंबर में से, तो 6C3 हो गया। आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया 1 5 और 4, ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे? एक ही ऑर्डर में अरेंज करेंगे, दैट इज इंक्रीजिंग। मतलब आपको 1 4 5 लिखना ही पड़ेगा। तो 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वन वे ऑफ अरेंजमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आप उसको उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। 6C3 इज 20, आप एनसीआर के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और ये 216 हो गया, दैट इज 5/54। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी की। तो 5/54 आंसर डी हो गया इसका। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेट एबीसी डिनोट द आउटकम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट रोल्स ऑफ अ फेयर टेट्राहेड्रल डाई। तो ये नॉर्मल डाई जैसा नहीं है जिसमें आउटकम आपके 1 2 3 4 5 6 होंगे। अदर इसमें 4 ही फेस है। टेट्राहेड्रल का मतलब ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। तो 4 फेस है और उसमें आपके आउटकम 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस चूंकि 3 बार रोल किया गया है, दैट इज 4 into 4 into 4, 64 हो गया। फेवरेबल केस में क्या है कि आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस इक्वेशन के सारे रूट्स रियल होंगे। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रियल रूट्स का कंडीशन आपको लगाना है, तो ये आपको पता ही होता है कि रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब B² - 4AC, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं AC इज लेस देन इक्वल टू B²/4। अब आप किसी एक के केसेस बनाइए, जैसे ए की वैल्यू क्या हो सकती है, बी की क्या हो सकती है, सी क्या हो सकती है। एंड सिमिलरली यू राइट द पेयर पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमेनिंग टू। तो मैं बी की केसेस बना रहा हूँ कि व्हेन बी इज 1, तो ए सी की पेयर क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसमें ए सी लेस देन 1/4 हो गया। अब ए और सी दोनों की जो पॉसिबिलिटी है 1 से 4 के बीच में है, इंटीजर है, तो ये तो आपका रिजेक्ट हो गया, नॉट पॉसिबल। ये आपका पॉसिबल ही नहीं है, नो केस फ्रॉम B = 1। फिर B = 2 लेंगे तो आपके पास आ गया ए सी इज लेस देन इक्वल टू 4/4 विच इज 1। तो ए सी लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है आपका। तो यहां से आपके पास कितने केस पॉसिबल है? यहां से ए और सी की एकमात्र पॉसिबिलिटीज है विच इज 1, 1। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 1 पॉसिबिलिटी हो गई। देन यू विल राइट बी इज इक्वल टू 3। तो जैसे आप बी की वैल्यू 3 डालेंगे तो ए सी इज लेस देन इक्वल टू 9/4 विच इज 2.25। तो इंटीजर वाइज तो 1 और 2 ही हो सकता है। 1 वाला फिर से आपका आ जाएगा 1 1, ये 1 1 आ गया। और क्या आ सकता है आपका? 1 2 एंड 2 बना सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई यहाँ पे?
तीन पॉसिबिलिटीज, थ्री पॉसिबिलिटीज फ्रॉम हियर, एंड द लास्ट वन इज बी इज इक्वल टू फोर। तो बी की वैल्यू फोर डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए सी इज लेस देन इक्वल टू फोर स्क्वायर 16/4, 16/4 इज 4। तो फोर तक जा सकता है इसका वैल्यू। तो ये तो हो ही जाएगा जो आपका थ्री तक गया था, है ना। मतलब लेस देन इक्वल टू 2.25 तक गया था, ये तो है ही आपका। और थ्री और फोर वाले भी आ जाएंगे, तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं इसको। 11, 12, 13, 14, और इसके रिवर्स पेयर भी 41, 31, 21 एंड 22। तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, एंड मेकिंग केसेस इज ऑल्सो अ लेजिटिमेट वे ऑफ सॉल्विंग। ऐसा नहीं कि आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। इसको वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ से 8 केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई, 1 + 3 + 8 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस जो कि आपका 64 था, विच विल बी 12/64, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/16 हो जाएगा। अब देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो दे आर सेइंग दिस इज इक्वल टू m/n, जहाँ पे उनका जीसीडी मतलब HCF 1 है, को प्राइम है वो लोग, तो m+n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इक्वेटेड टू m/n, 3 and 16 आर को प्राइम, देयर HCF is 1, तो m+n आपका हो गया 19। 3 + 16 is 19। लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। यस, 19 इज द आंसर गिवन। तो ये बेस थ्योरम के एप्लीकेशन पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या गिवन है कि हमारे पास तीन बैग्स हैं। एक बैग एक्स है, दूसरा बैग वाई है, और तीसरा बैग जेड है। हमारे पास तीन बैग्स हैं, और फर्स्ट बैग में आपके पास 5 1 रुपीज कॉइन है, एंड 4 5 रुपीज कॉइन है। 4 5 रुपीज कॉइन है आपके पास। दूसरे बैग वाई में आपके पास 4 1 रुपी कॉइन है, 4 1 रुपी कॉइन है, एंड 5 5 रुपीज कॉइन है आपके पास। देन थर्ड बैग में आपके पास 3 1 रुपी कॉइन है, एंड 5 रुपीज कॉइन 6 5 रुपीज कॉइन है आपके पास। फिर क्या हो रहा है, बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो ऑल द बैग्स आर इक्वली प्रोबेबल टू बी सेलेक्टेड। उनकी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी दैट बैग्स एक्स इज सेलेक्टेड, वाई इज सेलेक्टेड एंड जेड इज सेलेक्टेड इज 1/3 इफ नथिंग इज गिवन। इक्वली प्रोबेबल हम लोग मान के चलते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैग वाई, तो हम लोग इवेंट ई मान लेते हैं यहाँ पे, विच इज टोटल इवेंट। कि जो कॉइन सेलेक्ट किया गया है वो, द कॉइन सेलेक्टेड फ्रॉम द बैग इज 1 रुपी कॉइन। वो 1 रुपी कॉइन है ना। अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि आपने एक बैग को सेलेक्ट किया, उससे एक कॉइन निकाला, और आपको पता चला कि वो 1 रुपी कॉइन है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम थ्रू बैग वाई। तो यही क्वेश्चन बेयस थ्योरम का एप्लीकेशन कहलाता है। जब आपको पता है कि टोटल इवेंट हो चुका है, और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ये वन ऑफ द सब इवेंट के थ्रू हुआ हो। तो बेयस थ्योरम के एप्लीकेशन से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये टोटल इवेंट तीन तरीके से हो सकता है कि आपने बैग एक्स सेलेक्ट किया और उससे 1 रुपीज कॉइन निकाला। दूसरा, आपने बैग वाई सेलेक्ट किया और उससे 1 रुपी कॉइन निकला होगा। और तीसरा कि बैग जेड सेलेक्ट किया और उससे आपका 1 रुपी कॉइन निकला होगा। फेवरेबल केस क्या है, बैग वाई से वो 1 रुपी कॉइन आया होगा, तो ये वाला पार्ट आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, Py × Pe/Y। अब देखिए आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है। ये वाली प्रोबेबिलिटी सारी तो 1/3 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, आप नहीं भी लिखें तो चलेगा। फिलहाल मैं लिख देता हूँ, बट 1/3 विल कैंसिल थ्रू आउट। अब वाई बैग जब आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें टोटल कितने हैं, 9 कॉइन्स हैं, और 1 रुपीज कॉइन 4 नंबर ऑफ टाइम्स। तो 9 में से 1 रुपी कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी 4/9 हो गई। एक्स में कितने 1 रुपी कॉइन है, एक्स में आपके 5 1 रुपी कॉइन है और टोटल 9 है, तो यहाँ से 5/9 हो गया। और यहाँ भी टोटल 9 है और फेवरेबल आपका 3 है, तो 3/9 हो गया। तो ये हो गया आपका 5/9, 4/9 एंड 3/9।
तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 3 और 9 तो हर जगह से कैंसिल हो गया आपका। यू लेफ्ट विथ 4/5 प्लस 4 प्लस 3 विच इज 4/12। आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी 1/3। तो इसका आंसर हो गया आपके पास 1/3, विच इज ऑप्शन डी। यही आपका आंसर गिवन है। तो इस क्वेश्चन में जा रहा है कि सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 24। लेट से एक्स और वाई दो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स, और उनका समेशन जो है वो 24 है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इनकी? 123, 222, 222, सो ऑन टिल 23, 1। तो हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल? 23 पेयर्स आर पॉसिबल। ये हो गए आपके सैंपल स्पेस। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन, प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई, इज नॉट लेस देन देयर ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट। तो x और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है, पहले तो ये निकालनी पड़ेगी आपको। आपको अगर समेशन पता है और प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो आप एम जी एम की ओर जाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि x और y दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्योंकि एम जी एम अप्लीकेबल करने के लिए जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x और y का एम ये हो गया x+y/2, एंड दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। वो क्या होता है? रूट ऑफ x इंटू वाई होता है। तो x+y की वैल्यू 24 है। 24/2 इज 12। 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई। तो यहाँ से एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई वो लेस देन इक्वल टू 12 का स्क्वायर विच इज 144। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज 144 व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल विच इज 12। अब इन्होंने बोला कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि इनका जो प्रोडक्ट है एक्स वाई, ये लेस नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 3/4 टाइम्स ऑफ देयर ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, जो कि आपका 12 स्क्वायर आ रहा है 144। तो यहां से आपके पास आ रहा है एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 कैंसिल हो गया, 108। और y बेसिकली क्या है आपके पास? 24 - x है, बिकॉज x+y इज 24। तो आपको देखना है कि x की कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ से हो पा रही है जो 1 से 24 के बीच में है। x और y की वैल्यू 1 से 24 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और एक बार x डिसाइड हो जाएगा तो y यहीं से आ जाएगा 24 - x। तो x की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है? एक तो 12 भी हो सकता है, क्योंकि 12 इंटू 12 इज 144, वो ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट है तो इससे तो बड़ा ही होगा। एक उसमें आप ऐड कर दीजिए 13 और एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 13 रखने पे क्या हो जाएगा? 13 इंटू 11, 143, वो भी आपको सेटिस्फाई करेगा। 11 रखने पे भी सेम होगा। 12 में फिर आप 2 ऐड करके देखिए, 14 और सब्ट्रैक्ट करके देखिए, तो 14 10 रखने पे सेम प्रोडक्ट आएगा। 14 इंटू 10, 140, अभी भी 108 से बड़ा है। आप 3 ऐड कर दीजिए 12 में, 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 15 इंटू 9, ये भी आपका 135, 100 से बड़ा है। या फिर 16 इंटू 8, 128, अभी भी बड़ा है। या फिर 17 इंटू 7, 109, ये अभी भी बड़ा है। या फिर आप 18 इंटू 6 की ओर जाएंगे तो ये इक्वलिटी में होल्ड करेगा। तो हाँ, इक्वलिटी भी चलेगा यहाँ पे, तो 18 6 इज द लास्ट स्लिटीज। आप 19 और 5 पे जाएंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कितने पेयर्स हो गए आपके पास यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 पेयर्स हो गए आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास 13/23। अब देखिए आपको पूछा क्या जा रहा है। इसको आपको m/n से कंपेयर करना है। जीसीडी mn की 1 है, n - n की वैल्यू आपकी फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज m/n। 13 एंड 23 आर को प्राइम, उनका HCF 1 होता है। आपको n - m चाहिए, दैट इज इक्वल टू 23 - 13, और 10 होगी आपका आंसर। लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। आंसर इज ए विच इज 10। तो अपना आंसर सही आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 बॉल ड्रॉन किए जा रहे हैं एक बैग से, जिसके अंदर 5 ब्लू बॉल्स हैं एंड 4 येलो बॉल्स हैं। 5 ब्लू बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स हैं। लेट रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली डिनोट द नंबर ऑफ ब्लू एंड येलो बॉल्स। तो दो रैंडम वेरिएबल है हमारे पास, एक्स और वाई। एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ blue balls and y represents the number of
येलो बॉल्स। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट है। एक्स बार वाई बार उनके मीन है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे अगर आप एक्स बार एक्स रैंडम वेरिएबल के लिए लिखेंगे तो ये सिग्मा एक्स पी एक्स हो जाएगा, और वाई बार के लिए लिखेंगे तो सिग्मा वाई पी वाई हो जाएगा। तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेबल भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो लेट्स मेक अ टेबल। इसमें हम लोग एक्स की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। अभी एक्स क्या है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं। जब आप कितने बॉल निकाल रहे हैं, 3 बॉल निकाल रहे हैं। तो आप चूंकि 3 बॉल निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स होने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती, या तो 0 ब्लू बॉल निकला हो, या 1 ब्लू बॉल निकला हो, या 2 ब्लू बॉल निकला हो, या 3 ब्लू बॉल निकला हो। क्योंकि आप 3 ही बॉल निकाल रहे हैं तो 3 से ज्यादा ब्लू बॉल नहीं निकाल सकते, और 3 तक ब्लू बॉल इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास 5 ब्लू बॉल है तो 3 तक चलेंगे। जैसे अगर आपके पास नंबर ऑफ ब्लू बॉल 2 ही होते, तो आप 2 से ज्यादा ब्लू बॉल नहीं निकाल सकते, फिर तो आपको 2 तक ही लिखना पड़ता। बट अभी आपके पास 3 तक पॉसिबिलिटीज है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेगी। तो टोटल कितने बॉल्स हैं हमारे पास, 5 + 4 9। तो फेवरेबल केस में आपका कितना हो जाएगा, 0। आप क्या निकाल रहे हैं, ब्लू बॉल। तो सारे के सारे 3 बॉल आप येलो ले रहे हैं, तो 4C3 हो गया। और सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा, टोटल 9 बॉल्स हैं तो 9 में से कोई भी 3 आप ले लीजिए। तो ये हो गया आपका 4C3/9C3। 4C3 इज 4, 9C3 इज 84। तो ये 4/84 हो गया। नेक्स्ट, 1 के लिए डिनोमिनेटर तो हर जगह पे 9C3 ही रहेगा, 84 ही रहेगा। अब आप एक ब्लू बॉल ले रहे हैं, है ना। एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो 5 में से 1 ब्लू बॉल लेंगे, 5C1, और बाकी के 2 आप लेंगे येलो बॉल, तो 4C2। 5C1 इज 5, 4C2 इज 6, तो ये हो गया 30/84। सिमिलरली 2 के लिए आपका नीचे तो 9C3 ही रहेगा। आप 2 ब्लू बॉल लेंगे, फ्रॉम 5 ब्लू बॉल, तो 5C2, और एक येलो लेंगे तो 4C। ये हो गया आपका 40/84। 3 के लिए क्या हो जाएगा, आप 3 ले लेंगे, 5C3/9C3। 3 के तीनों आप ब्लू बॉल ही ले रहे हैं, तो 5C3 इज 10, एंड 9C3 इज 80, 10/80। अच्छा, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया इस टेबल को बनाने में। कैसे चेक करेंगे कि सिग्मा पी एक्स आपका 1 होना चाहिए। 4 + 30 + 40 + 10, ये 84 आ रहा है, और डिनोमिनेटर हर जगह 84 है। तो हाँ, ये 1 हो रहा है, मतलब ये टेबल सही है। अब एक्स बार क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि मैंने पहले लिखा है सिग्मा एक्स पी एक्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 × 4/84। 0 × एनीथिंग इज 0। देन 1 × 30/84, तो 30/84 होगी। 84 तो हर जगह ही रहेगा। फिर 2 × 40, 80/84। देन 3 × 10, 30/84, विच इज 140/84। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा। सिमिलरली अब हम लोग y के लिए भी एक टेबल बनाएंगे। लेट्स मेक अ टेबल फॉर y एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ भी आपके पास y जो है वो नंबर ऑफ येलो बॉल्स है, और चूंकि 3 बॉल निकाल रहे हैं तो 3 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज तो होगी नहीं y की। तो 0 1 2 3। अभी आप क्या निकाल रहे हैं, येलो बॉल निकाल रहे हैं। एक भी येलो बॉल नहीं लिया, तो ये क्या हो गया आपका, 5 के 5 आपके ब्लू बॉल हो गए, 5C3/9C3। ये जो लास्ट वाला है वही हो गया एग्जैक्टली सेम, 5C3/9, 10/84। और आप क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं येलो बॉल, और बाकी के 2 ब्लू बॉल आ जाएंगे। तो 5C1 × 4C2 यहाँ से आ जाएगा आपका। अच्छा, 5C2 हो जाएगा, माई मिस्टेक। 5C2 × 4C1, क्योंकि आप एक येलो बॉल ले रहे हैं तो 4C1 होगा, विच विल बी इन रिवर्स ऑर्डर। यही टेबल आपका रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, by 9C3। तो ये हो गया 40/84। देन नेक्स्ट इज 5C1 × 4C2/9C3, ये वाला, दैट इज 30/84। एंड द लास्ट वन इज 4C3/9C3। तो चूंकि ये सेम डेटा है तो एडिशन तो 1 होगा ही, है ना। तो ये इस बार चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चेक करेंगे तो 1 आएगा ही आएगा। बट चूंकि ऑर्डर डिफरेंट है, और ये मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, तो वाई बार की वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसमें 1 × 40 होगा, फिर 2 × 30 होगा,
और यहाँ पे 3 into 4 होगा 12, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर तो आपका 84 है ही है। तो दिस विल बी 112/84 विच इज 4/3। नाउ लेट्स चेक व्हाट वी हैव टू फाइंड। हमें फाइंड आउट करनी है 7x bar + 4y bar की वैल्यू। तो लेट्स फाइंड आउट 7x bar + 4y bar की वैल्यू। एक्स बार वॉज 5/3 एंड वाई बार की वैल्यू आपके पास है 4/3। तो ये हो गया आपके पास 35 + 16/3 विच इज 51/3, 17। लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। आंसर गिवन इज 17। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 लेटर्स कैन बी पोस्टेड टू एनी ऑफ द 5 डिफरेंट एड्रेसेस। तो 3 लेटर्स हैं हमारे पास L1 L2 L3, और 5 डिफरेंट एड्रेसेस हैं। लेट्स कॉल इट एज A1 A2 A3 A4 A5। Then the probability that 3 letters are posted to exactly two of the address। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? पहला लेटर इन 5 में से किसी भी एड्रेस पे जा सकता है। लेट्स से L1 को आपने फर्स्ट लेटर को थर्ड एड्रेस पे भेजा, L2 कैन ऑल्सो गो टू द सेम पॉसिबिलिटीज। तो ऐसा नहीं कि एक पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी सेकंड लेटर के लिए। तीनों ही लेटर के लिए 5 × 5 × 5 125 पॉसिबिलिटीज। नाउ फेवरेबल केस में क्या है कि लेटर मस्ट बी पोस्टेड टू एग्जैक्टली टू ऑफ द एड्रेस। तो पहले आप क्या करिए, सेलेक्ट 2 एड्रेस आउट ऑफ 5 एड्रेसेस जिस पे आप भेजना चाहते हैं। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने A2 और A4 को सेलेक्ट कर लिया। आप लिखेंगे उसके लिए चॉइस 5C2, है ना। 5C2 इसका मतलब कोई भी दो सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 पॉसिबिलिटीज आर देयर। उस 10 में से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि A2 A4 इज वन पॉसिबिलिटी, आप 10 से तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। अब तीनों लेटर जो हैं इसी दो एड्रेस पे जाएंगे। तो पहले अगर 5 एड्रेस पे जा रहे थे तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी हर एक लेटर के लिए क्या चॉइस है, या तो वो A2 पे जाएंगे या A4 पे जाएंगे इस केस में। तो 2 × 2 × 2। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, इन्होंने बोला है कि एग्जैक्टली 2 एड्रेस। और जब आप ऐसा लिख रहे हैं कि L1 A2 में जा सकता है या A4 में जा सकता है, फिर L2 भी A2 या A4 में जा सकता है। तो एक ऐसा केस हो जाएगा जब तीनों के तीनों A2 में आ गए। तो ये इस केस में तो एग्जैक्टली 2 एड्रेस पे नहीं जा रहा ना, एक ही एड्रेस पे जा रहा है, सिर्फ A2 पे जा रहा है। तो -1 व्हेन ऑल ऑफ देम ऑल ऑफ द लेटर्स, आप कह सकते हैं ऑल ऑफ द लेटर्स आर गोइंग टू A2। इस केस में आपका A2 A4 है। और दूसरा केस ऑल गोइंग टू A4। तो ये दो केस आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ये आपका फेवरेबल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 5C2 विच इज 10, 2 × 2 × 2 विच इज 8, -1 मतलब -2, डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस आपका क्या है 125। तो ये हो गया 10 × 6/125। 5 से आप अगर कैंसिल कर लें तो ये आपके पास हो गया 12/25 विच इज ऑप्शन बी, एंड दैट इज द आंसर गिवन। इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 12 आइटम्स हैं, उसमें से 3 आपके डिफेक्टिव हैं। तो बाकी जो 9 बच गए वो आपके नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे। 9 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव। A sample of 5 items is drawn at random. Let the random variable x denote the number of defective items in the sample। तो ये क्वेश्चन आपका रैंडम वेरिएबल का है, जिसमें x एक रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट द आइटम्स इन द सैंपल बी ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट इफ द वेरिएंस x। तो वेरिएंस ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल x, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास σx² px माइनस मीन, जो कि σx px होता है, उसका होल स्क्वायर होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। और हमें इसके लिए एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, जहां हम लोग x की वैल्यू लिखेंगे एंड करस्पॉन्डिंग px की वैल्यू लिखेंगे। x क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो चूंकि 3 ही आइटम डिफेक्टिव हैं, तो 3 से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम तो हो नहीं सकते। तो पॉसिबिलिटीज फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज 0, 1,
2 एंड 3, ये आपकी एक्स की पॉसिबिलिटीज हो गई। और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हम लोग इसकी फाइंड आउट करेंगे। और अगर आप 5 आइटम के बजाय 2 ही आइटम निकाल रहे होते, तो आपका लास्ट वाला केस नहीं बनता कि 2 आइटम निकाल रहे हैं तो 2 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन अभी 3 से ज्यादा आइटम निकाल रहे हैं तो 3 जो है वो एक्स की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल 12 आइटम है तो 12 में से आप कोई भी 5 निकाल सकते हैं। लेकिन जीरो डिफेक्टिव मतलब आपको एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए, तो सारे के सारे 5 आप कहाँ से निकालेंगे, नॉन डिफेक्टिव से निकालेंगे। तो ये हो गया आपका 9C5/12C5, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/44 हो जाएगा। देन सेकेंड वन इज यू आर सेलेक्टिंग वन डिफेक्टिव आइटम, तो 3 में से एक डिफेक्टिव आइटम ले लीजिए आप, दैट इज 3C1। और बाकी के बाकी नॉन डिफेक्टिव से आएंगे 4, तो ये हो गए 9C4/12C5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 21/44। देन नेक्स्ट इज आप 2 आइटम ले रहे हैं डिफेक्टिव से, तो 3C2 इंटू 3 नॉन डिफेक्टिव चले रहे हैं तो 9C3। डिनोमिनेटर तो हर जगह आपका 12C5 होगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14/44। आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट मैं डिनोमिनेटर 44 रखा रहा हूँ हर जगह पे, इसलिए 14/44। अदरवाइज इसको हम लोग 7/22 भी लिख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज यू आर सेलेक्टिंग ऑल 3 डिफेक्टिव आइटम्स, तो ये हो गया आपके पास 3C3। और चूंकि 5 आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं तो बाकी के 2 आपके नॉन डिफेक्टिव से आएंगे, डिवाइड बाई 12C5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2/44। और ये मैंने पहले भी बताया है कि रैंडम वेरिएबल टेबल में आपको ये चेक करना जरूरी है कि सिग्मा px 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 7+21, अदरवाइज आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो वहां से आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर 1 नहीं आ रहा है। अभी क्या आ रहा है हमारा, हाँ ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये टेबल सही है। अब हम लोग वेरिएंस की ओर चलते हैं। तो वेरिएंस क्या हो गया आपका, सिग्मा x² px। एक्स की वैल्यू 0 है, 0 को तो आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर आप 1 स्क्वायर से स्टार्ट करिए, तो 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 21/44, प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4 इंटू 14/44, देन 3 स्क्वायर विच इज 9 इंटू 2/44। ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट, सिग्मा x²px। अभी आप माइनस कर दीजिए और सिग्मा x/px लिखिए। तो 1 इंटू 21/44, 2 इंटू 14/44, प्लस 3 इंटू 2/44 एंड होल स्क्वायर इसका। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले वाले में आपके पास हो जाएगा 21+56+18/44। और दूसरे वाले में आपके पास हो रहा है 21+28+6/44 का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 95/44। और दूसरा वाला आप हो गया, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, 5/4। 55/44 आ रहा था, आप 11 से कैंसिल करेंगे तो 5/4 का होल स्क्वायर होगा। लेट सिंप्लीफाई फर्दर, तो आपका हो रहा है 95/44 -25/16। तो 44 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 44 इंटू 4 विच इज 176। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 95 इंटू 4 -25 इंटू 11 विच इज 380 -275/176। 105/176 आपका आ रहा है। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू फाइंड। ये वेरिएंस m/n है, जीसीडी m n का 1 होना चाहिए, तो n-m की वैल्यू आपको चाहिए। वी आर गेटिंग 105/176। इसको आप m/n से इक्वेट करिए। आर को प्राइम, हाँ उनका HCF 1 है ना। तो यहाँ पे n-m क्या हो जाएगा आपका, ये 176 -105 विच इज 71। 71 is the answer we are getting and that is the answer given. So I hope it is clear. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंपनी हैज 2 plants A and B to manufacture motorcycles. 60% of the motorcycles are manufactured at plant A and the remaining are manufactured at plant B. तो सबसे पहले यहाँ से हमें ये पता चलता है कि probability that a motorcycle is produced by या manufactured by plant A is 60%, means 60/100, 3/5।
and probability that it is manufactured by plant B is 1 minus 3 by 5 which is 2 by 5. उसके बाद ये बताया गया है कि 60% ऑफ द मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट ए आर रेटेड ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो सबसे पहले हम लोग इवेंट कंसिडर करते हैं कि मोटरसाइकिल इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो भी मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है मोटरसाइकिल वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। ये टोटल इवेंट ई हो गया। अब पहला इंफॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है 80%, ये क्या है? ये है कि कोई भी मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा गिवन दैट कि ये मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है प्लांट ए से। इसकी प्रोबेबिलिटी है 80%, मीन्स 4/5। सिमिलरली जब वो बी से मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 90%, विच इज 9/10। तो ये दो इंफॉर्मेशन है आपके पास। फिर बोला जा रहा है मोटरसाइकिल पिक्ड अप रैंडमली फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन इज फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो ये जो टोटल इवेंट है वो हो चुका है और आपको ये पता करना है कि ये बी के थ्रू हुआ हो। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग टोटल इवेंट के होने के बाद किसी एक सब इवेंट के थ्रू प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसको हम लोग बेयर्स थ्योरम का एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यूजिंग बेयर्स थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, टोटल इवेंट ई हो चुका है और हमें ये पता करना है कि बी के थ्रू हुआ हो। तो टोटल इवेंट दो तरीके से हो सकता है। एक, जब जो मोटरसाइकिल है वो ए के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हो और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो। दूसरा, वो बी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हो, प्लांट बी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हो और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो गिवन दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट बी। इसमें फेवरेबल केस कौन सा है? बी वाला। तो ये वाला पार्ट आप ऊपर लिख लीजिए, पी बी इंटू पी ई बाई बी। और ये सारे इंफॉर्मेशन हैं आपके पास, आप इनका यूज कर लीजिए। व्हाट इज पी बी? पी बी इज 2/5 and p e by b is 9/10. So 2/5 into 9/10 divided by 3/5 into 8/10 plus 2/5 into 9/10। इस 4/5 की जगह मैंने 8/10 लिख दिया ताकि 5 और 10 हर जगह से कैंसिल हो जाए। एंड यू आर गेटिंग 18/24 plus 18 which is 18/42 and that is 3/7। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है 126p। तो दिस इज p, ये p है प्रोबेबिलिटी। 126p क्या हो जाएगा? 126 इंटू 3/7 विच इज 54। लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। आंसर इज ए विच इज 54। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोफिशिएंट्स ए बी सी इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर chosen from the set having elements 1 to 8। तो ए बी सी की वैल्यू 1 से 8 तक में कुछ भी हो सकती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? ए के लिए 8 पॉसिबिलिटीज, बी के लिए 8 पॉसिबिलिटीज एंड सी के लिए भी आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, है ना? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रोबेबिलिटी इस चीज की निकालेंगे कि रिपीटेड रूट हो इनके। तो रिपीटेड रूट का क्या कंडीशन है? रिपीटेड रूट्स का कंडीशन है रूट्स आर इक्वल, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, मतलब ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4। अब ac इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4 है और a और c एक इंटीजर है 1 से 8 तक में। तो ऑब्वियसली b को इवन होना चाहिए। b अगर ऑड होगा तो ac एक इंटीजर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग केसेस बना लेते हैं कि b की क्या क्या केसेस हो सकती है। तो 1 से 8 तक में आपके पास कितने इवन है? 4 इवन है, 2 4 6 8। और केसेस बना के सॉल्व करना इज कॉल्ड वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। एक प्रॉपर ऑर्डर में आप सारे केसेस को लिख रहे हैं। दिस इज लेजिटिमेट वे ऑफ सॉल्विंग इट। ऐसा कुछ नहीं कि आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। मेकिंग केसेस इज ऑल्सो अ प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग विच इज कॉल्ड वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो बी की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2² 4/4 1 हो गया। अब 1 कैसे आ सकता है? 1 into 1। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटीज है आपके पास, 1 पॉसिबिलिटी फ्रॉम हियर। देन आपने बी की वैल्यू 4 डाली
तो AC क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16/4, 4 हो गया। यहां से आपके पास कितने पेयर आ सकते हैं, एक हो गया 1 1, दूसरा हो गया आपके पास 1 4, देन सॉरी 1 1 नहीं होगा, माई मिस्टेक, 4 1, 1 4 एंड 2 2। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो गई फॉर सेकेंड केस। देन B = 6, जैसे आप B की वैल्यू 6 डालेंगे तो 6 स्क्वायर 36/4, AC की वैल्यू 9 आ गई। अब 1 9 नहीं हो सकता क्योंकि वी हैव एलिमेंट्स ओनली टिल 8, तो 1 9 नहीं होगा। व्हाट वी हैव, 3 3, only one possibility is there. And at last when B is 8, then AC is 8 square 64/4, 16। फिर 116 नहीं हो सकता, 28, हाँ 28 हो सकता, तो 82 भी हो जाएगा। देन वी हैव 4 4, तो वी अगेन हैव थ्री पॉसिबिलिटीज। तो आपको क्या निकालना है, इसमें सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केस विच इज 1 + 3 + 1 + 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस विच इज 8 × 8 × 8। अब ये न्यूमरेटर क्या आ रहा है आपका, ये 8 आ रहा है, डिवाइड बाई 8 × 8 × 8। तो वन ऑफ द 8 विल कैंसिल आउट एंड यू विल लेफ्ट विद 1/8 × 8 विच इज 1/64। तो 1/64 आंसर बी, ये इसका आंसर होगी। The coefficients ABC in the quadratic equation are from the set 1 2 3 4 5 6. So number of element in sample space will be 6 × 6 × 6 because all three coefficients ABC has 6 possibilities individually. Now the favorable case will be depending upon the condition that one root should be bigger than the other. So that means roots are real because we can compare only the real numbers, we cannot compare imaginary numbers. And it must be distinct because one root is bigger than the other. And condition for real and distinct root is discriminant is greater than 0. It cannot be even equal to. That means AC is less than B²/4. So now we'll be making cases for B and accordingly we'll write the possibilities pair of A and C. And this is called well ordering principle, writing in proper order. So this is a legitimate way of solving. It's not hit and try. So when you're writing B = 1, AC is less than 1/4, which is not possible. When you're writing B = 2, then AC is less than 2² 4/4, which is 1. Again, it is not possible because we do not have equal to, it is less than 1. Then B is equal to 3, which gives us AC is less than 9/4. 9/4 is approximately, not approximately, exactly equal to 2.25. So AC must be less than 2.25, which gives you AC equal to 1 or 2. Possibilities for 1 is 1 1, and for 2 it is 1 2 and 2 1. So we are getting three possible pairs for AC. Now we'll go for next case. B is equal to 4, which gives us AC is less than 4 square 16/4, which is 4. So AC value can be 1, 2, and 3. 1 and 2 is already covered, so just write three cases from there, these three cases. And then extra case for AC equal to 3, which is 1 3 and 3 1. These are the two extra cases for AC equal to 3. So that gives you 3 plus 2, 5. So 5 possibilities from here. Then we'll go for B is equal to 5, which gives us AC is less than 5 square 25/4, which is 6.25. So now AC value can be equal to 1 2 3 4 5 6. We already have the cases for 1 2 3, so let's simply add it. 5 cases. Now for 4, how many cases will be there? 1 4, 4 1, 2 2. For 5, how many cases will be there? We have 1 5, 5 1. And for 6, it is 1 6, 6 1, 2 3, and 3 2. So total how many cases are there? 5 plus 3, 8, 8 plus 4, 12 plus 2, 14 cases are there. So here we have 14 cases.
Now one last possibility for B, which is B equal to 6, and we'll get AC less than 36 by 4, which is 9. So apart from these possibilities 1 to 6, we have 7 and 8 also. So we already wrote 14 cases for 1 to 6. Now for 7, we cannot have any possibilities because 1, 7 and 7 1 are not allowed. We can take elements only from the set 1 to 6. So we will have a possibilities for 8. Yes, 8 is possible when we are writing 2, 4 and 4, 2. So which gives you 14 plus 2 extra cases, which is 16. So probability will be 3 from here, 5 from here, 14 from here, and 16 from here. This is the favorable case, and sample space was 6 into 6 into 6. These many elements in sample space. What do we need? We need the value of 216p. So 216p, just do the cross multiplication, is equal to 3 plus 5, 8, 22 plus 16, 38. So 38 should be the answer, which is option C. Yes, that is the answer given. So in this question, we have been given that in a tournament, a team plays 10 matches with probabilities of winning and losing each match as 1 by 3 and 2 by 3. तो probability of winning जो है वो आपका 1 by 3 है मैच, एंड probability of losing जो है वो आपका 2 by 3। अब इनका समेशन 1 है, इसका मतलब यही दो केसेस हैं, ड्रॉ या टाई होने की कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नहीं है। तो या तो मैच विन होगा या मैच लूज होगा बाय एनी टीम हु इज प्लेइंग द मैच। ड्रॉ इस केस में नहीं हो सकता है। अभी x क्या है? नंबर ऑफ मैचेस दैट द टीम विंस, एंड y इज द नंबर ऑफ मैचेस दैट टीम लूजेस। अब वो 10 मैचेस खेल रहे हैं, उसमें से x अगर विन करेंगे और y लूज करेंगे, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 10, बिकॉज देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज कि या तो वो विन करेंगे या लूज करेंगे कोई भी गेम जो वो प्ले करेंगे। अभी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, प्रोबेबिलिटी दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये जो भी आएगा दैट इज स्मॉल p, देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू 9 इंटू p। तो लेट्स फर्स्ट मेक द केसेस फॉर x एंड y। x और y क्या क्या हो सकते हैं? तो एक तो ये हो सकता है कि x एंड y आर 5 एंड 5, क्योंकि उनका समेशन 10 भी होना है और उनका डिफरेंस का जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो 2 से छोटा होना है। तो वो आपका 0 हो सकता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। और चूंकि आपका x प्लस वाई इवन है, तो x माइनस वाई भी इवन होगा। तो ये दूसरा 2 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। 2 होने के लिए या तो ये 4 6 होगा या 6 फिर होगा। तो देर आर ओनली 3 केसेस, क्योंकि आप 4 तो नहीं ले सकते, उसमें ये जो डिफरेंस होगा वो 2 से छोटा नहीं होगा। तो ये ओनली 3 केसेस। अभी ये आपका बर्नौली स्टाइल का एप्लीकेशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन है, कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर 2/3 है, और 5 मीन्स 5 सक्सेस 5 फेल्योर। तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे? आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट 5 टाइम्स यू आर विनिंग, सो 10C5 विच 5 मैचेस यू आर विनिंग, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/3, एंड रिमेनिंग 5 मैचेस यू आर लूजिंग, सो प्रोबेबिलिटी इज 2/3। फिर नेक्स्ट केस में आप 4 मैच विन कर रहे हैं, तो विच 4 मैच यू आर विनिंग? 10C4, and probability of winning is 1/3, so 1/3 raised to 4, and remaining 6 matches you are losing, so 2/3 raised to 6। और लास्ट केस में भी सिमिलरली 10 में से कौन से 6 मैच आप विन करेंगे, उस समय विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1/3 रेज टू 6, और बाकी के 4 मैच आप लूज करेंगे तो 2/3 रेज टू 4। आपको इसी को सॉल्व करना है, एंड देन यू नीड द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू 9 इंटू पी। तो 3 रेज टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके देखेंगे कि हर एक टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो 3 रेज टू 10 हो रहा है। तो 3 बच जाएगा डिनोमिनेटर में जब आप 3 रेज टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 10C5 विच इज 252 इंटू 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, यहाँ पे 2 रेज टू 5 हो गया विच इज 32, प्लस 10C4 इज 210, और यहाँ पे 2 रेज टू 6 बच रहा है विच इज 64। अगेन 10C6 इज 10C4 विच इज 210,
एंड यहाँ पे 2 raised to 4 बच रहा है विच इज 16। तो आपको बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो आई थिंक यू कैन कैंसिल बाई 3। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 84 हो जाएगा, और ये आपका 70 एंड 70 हो जाएगा। तो you're getting 84 into 32, which is 2688 plus 70। आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। 64 plus 16 will be 80। So you are getting 2688 plus 7 into 8 is 56। Just do a normal addition. 8288 should be the answer. Let's check what is the answer given. Yes, 8288 is the answer given. There are three urns ABC containing 7 red and 5 black. So there are three utensils. First one is having 7 red. So 7 red and 5 black. Second one is having 7 black and 6 red. Sorry, it is 5 red and 7 black. 5 red and 7 black. And the last one is having 6 red and 6 black. It is having 6 red and 6 black. So total number of balls in each of the urns, each of the utensils are 12, right? 6 red, 6 black. Total is 12. Now what we are doing is one of the urn is selected at random and a ball is drawn from it. So if nothing is given, we'll consider them to be equally probable. That probability of selecting each of the urn ABC is 1 by 3. Probability that urn A is selected, B is selected, C is selected is 1 by 3. Then what is given is if the ball drawn is black, then the probability that it is drawn from urn A. So we'll consider a total event that ball drawn is black in color. Now this can happen in three ways when it is drawn from urn A, B and C. So total event is done. Total event यहाँ पे हो चुका है and you have to find the probability that it happened through one of the sub events. So such cases are called application of Bayes theorem. तो Bayes theorem आप apply करेंगे यहाँ पे. What Bayes theorem says, if total event has already happened and you need to find that it happened through one of the sub event which is urn A this time. तो टोटल इवेंट कितने तरीके से हो सकता है? ए के थ्रू हो सकता है कि आपने अर्न ए सेलेक्ट किया, यू सेलेक्टेड अर्न ए एंड देन यू गॉट ब्लैक फ्रॉम अर्न ए, और यू सेलेक्टेड बी एंड यू गॉट ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न बी, सी एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न सी. Favorable one is that you are selecting from अर्न ए, so this part will come in numerator, P A P E by. So it is basic question of Bayes theorem, direct application of Bayes theorem. 1 by 3 will come in all the terms because probability of selecting any of the urn is 1 by 3. Now, what is probability of selecting black from here? 5 black out of total 12, 7 black and 6 black. So probability will be 5 by 12, 7 by 12 and 6 by 12 respectively. And what will come in numerator? The first part will come in numerator, 5 by 12. So we can cancel 3 and 12 throughout, and we'll get it as 5 by 5 plus 7 plus 6, which is 5 by 18. Let's check what is the answer given. 5 by 18, which is answer A, option A. Ajay will not appear in the JEE exam with probability P equal to 2 by 7. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम बना लेते हैं. दिस इज यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट. फिर हम लोग एक अजय के लिए सर्कल कंसिडर कर लेते हैं. दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अजय. और दूसरा सर्कल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फॉर विजय. तो लेट्स कंसिडर वन मोर सर्कल फॉर विजय. नाउ प्रोबेबिलिटी दैट अजय विल नॉट अपीयर इन जे एग्जाम इज 2 by 7. तो will appear in Ajay will appear in JEE exam is having probability 1 minus 2 by 7, 5 by 7. ये इसकी probability हो गई.
Then both Ajay and Vijay will appear in the exam with probability 1/5. तो the common reason is 1/5. Intersection of them is 1/5. और टोटल जो अजय को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज 5/7. तो ये वाला पोर्शन जो आपसे पूछा जा रहा है कि अजय विल अपीयर इन द एग्जाम एंड विजय विल नॉट अपीयर, दिस पोर्शन which means it is present in Ajay but not present in Vijay, this will be equal to required probability, that is 5/7 minus 1/5. When you take LCM, it will be 25 minus 7 by 35, which is 18 by 35. That is option B. और वही आपका करेक्ट आंसर. तो इसमें एक बैग है जिसके अंदर 8 बॉल हैं. Whose colors are either white or black. 4 balls drawn at random without replacement. उसमें से हम लोगों ने 4 बॉल निकाला without replacement, and it was found that 2 balls are white and other 2 balls are black. हमें पता चला कि वो 2 बॉल वाइट है और 2 बॉल ब्लैक है उन 4 में से. What is the probability that bag contains equal number of white and black balls? तो ये सबसे पहले क्वेश्चन बेयस थ्योरम का, ये आपको समझना चाहिए. अब इसमें जो सब इवेंट्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे. एक सब इवेंट हो गया आपके पास कि इनिशियली ये हमें नहीं गिवन है कितना वाइट है कितना ब्लैक है, तो इसी के केसेस बनाने पड़ेंगे आपको. तो एक हो गया, जैसे आप वाइट ब्लैक की केसेस बना लीजिए. तो 2 वाइट 6 ब्लैक, या फिर 3 वाइट 5 ब्लैक, 4 वाइट 4 ब्लैक, 5 वाइट 3 ब्लैक एंड 6 वाइट 2 ब्लैक. ये 5 केसेस हो गए. और इन सब केसेस में जब आप 4 बॉल ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 वाइट आ रहा है और 2 ब्लैक आ रहा है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस सब इवेंट के थ्रू हुआ होगा जिसमें इक्वल नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लैक बॉल्स हैं. तो आपने इवेंट E1 इसको मान लिया है, E2 इसको मान लिया है, E3 इसको मान लिया है, E4, E5. E5 इवेंट का मतलब है कि उस बैग में 6 वाइट थे और 2 ब्लैक बॉल थे. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है. हमें प्रोबेबिलिटी इस चीज की निकालनी है कि इक्वल नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लैक बॉल्स थे, गिवन दैट कि जब हमने 4 बॉल निकाला तो एक इवेंट हम ई कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे. लेट्स कंसिडर एन इवेंट ई विच इज 2 balls are white and 2 other 2 are black when 4 balls are drawn. ठीक है, अभी हमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है. P E1/E, मतलब ये टोटल इवेंट हो चुका है. आपको पता है कि आप 4 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो 2 वाइट है एंड 2 ब्लैक है. क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस समय बैग में 4 वाइट और 4 ब्लैक बॉल रहा होगा. तो ये टोटल इवेंट कितने तरीके से हो सकता है. 5 तरीके से हो सकता है. एंड नथिंग इज गिवन तो विल कंसिडर इट एज इक्वली प्रोबेबल. हर केस की प्रोबेबिलिटी 1/5. तो 1/5 इंटू फर्स्ट केस में देखें आप, जब आपके पास 2 वाइट और 2 ब्लैक है तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन यू विल ड्रॉ 4 बॉल्स यू विल गेट 2 वाइट एंड 2 ब्लैक. तो टोटल केस क्या हो गया, आप 8 में से कोई भी 4 ड्रॉ कर दीजिए. फेवरेबल इज 2 वाइट, सो 2C2, एंड 2 ब्लैक आउट ऑफ 6 ब्लैक, तो 6C2. अच्छा, 8C4 तो सबके डिनोमिनेटर में रहने वाला था, आप कॉमन ही ले लीजिए 8C4. फर्स्ट केस इज 2C2 प्लस 6C2. दूसरे केस में आपके पास 3 वाइट है और आपने 2 वाइट ड्रॉ किया है तो 3C2 एंड 5C2 फॉर 2 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स. इसमें आपका क्या हो जाएगा, 4C2 इंटू 4C2. यहाँ पे फिर से आपका 5C3 है विच इज सेम एज 3 5, जस्ट वाइट और ब्लैक का नंबर इंटरचेंज हो गया है. तो यू कैन मल्टीप्लाई दीज 2/2. इन दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना. ये वाला केस 5 3, यहाँ पे भी आप वही लिखेंगे 5C2 इंटू 3C2, और यहाँ पे भी आप वही लिखेंगे 6 इंटू 2 2C2. न्यूमरेटर में कौन सा वाला लेना है आपको, फेवरेबल. व्हाट इज फेवरेबल, फेवरेबल आपका ये वाला है 4 4 वाला. तो ये केस आपका फेवरेबल में चला जाएगा. 4C2 इंटू 4C2 डिवाइडेड बाई 8C4.
सो आपका थ्रू आउट क्या कैंसिल हो जाएगा, 5 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, और 8C4 आपका थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आपके पास है 4C2 × 4C2 विच इज 6 × 6। डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 2C2 इज 1, 6C2 इज 15, प्लस 3C2 इज 3, 5C2 इज 10, प्लस ये 6 × 6। तो न्यूमरेटर आपके पास है 36, डिनोमिनेटर आपके पास हो गया 30 + 15 × 45 × 2 90 + 36। तो दिस 36/126, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2/7। क्या फाइंड आउट करना है हमें, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, 2/7 इज द राइट आंसर। तो इसमें आप चाहे तो कुछ केसेस और ले सकते हैं, जैसे 1/7 वाले, वैसे तो आंसर आ गया आपका। 1/7 जो लेंगे उससे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 1/7 ले लिया, मतलब 1 वाइट 7 ब्लैक एंड देन 0 8, तो इससे क्या होगी, 4 केसेस एक्स्ट्रा आ जाएंगी इधर आपकी 7 1 एंड 8 0। अगर आप उनको भी कंसिडर करते हैं तो इतना सा अंतर होगा कि 5 की जगह पे 9 हो जाएगा, बट एनी वे दैट विल कैंसिल आउट, है ना। तो इसलिए आप यही केसेस लीजिए जिसमें आपका नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी आ रहा है। वैसे भी करेंगे तो आंसर आपका सेम रहेगा। तो आई होप इट इज क्लियर, आंसर इज बी। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कॉइन इज बाइस सो दैट द हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज टेल। तो हमारे पास जो कॉइन है वो बाइस्ड कॉइन है, मतलब नॉर्मल कॉइन नहीं है जिसमें की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल बराबर होते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन है ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और चूंकि दो ही पॉसिबिलिटीज है हेड एंड टेल, तो हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये आपका 1 होगा, और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है, एंड दे आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो इनका समेशन 1 हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1। तो क्लियरली यहाँ से 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1, hence probability of टेल is 1/3 and that of head is 2/3। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आपके पास कि आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड, राइट, जब आप कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड, तो 3 बार में आपका एक हेड चाहिए, तो 3C1 हो जाएगा कि किस एक बार में हेड आया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 3C2 कि उस 3 में से किस 2 बार टेल आया। तो जब आप 2 बार टेल ला रहे हैं तो आप टेल की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 1/3 इंटू 1/3, मतलब 1/3 का स्क्वायर। और एक बार जब हेड आ रहा है तो आप हेड की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो गया, एंड 2/3। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, और आपका आंसर आ गया 2/9 विच इज ऑप्शन ए। यस, दैट इज द आंसर गिवन। तो यहाँ पे 2 मार्बल्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम अ बॉक्स containing 10 रेड, 30 वाइट एंड 20 ब्लू एंड 15 ऑरेंज मार्बल्स विथ रिप्लेसमेंट। मतलब आप एक मार्बल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर आप उसको रिप्लेस करके दोबारा ड्रॉ करेंगे। आफ्टर ईच ड्रॉइंग देन द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट मार्बल इज रेड एंड सेकेंड मार्बल इज वाइट इज। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक इवेंट फर्स्ट मार्बल इज रेड है, एंड के साथ सेकेंड मार्बल इज वाइट है। तो एंड मीन्स विल मल्टीप्लाई देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, जो आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पीएनसी में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट मार्बल इज रेड, टोटल कितने मार्बल हैं आपके पास, 10 + 30 40 60 75। उसमें से आपने एक मार्बल ड्रॉ किया, तो 75C1 विच इज 75, और वो रेड होना चाहिए। रेड कितनी है, रेड आपके पास 10 क्वांटिटी है, तो 10/75 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मार्बल इज रेड। सेकेंड मार्बल के केस में भी आपके पास 75 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आपने जो बॉल ड्रॉ किया आपने उसको रिप्लेस कर दिया, तो नाउ यू हैव 75 टोटल, ऐसा नहीं कि 74 हो जाएगा। सेकेंड में आपको क्या चाहिए, वाइट चाहिए, तो वाइट कितनी है, 30 क्वांटिटी में, तो दिस इज द आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 30 × 10,
300 हो गया, विच विल कैंसिल बाय 75 एंड विल लेफ्ट विद 4, 4/75। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बोला गया 3 rotten apples आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 15 गुड एप्पल्स। 3 rotten apples हैं अपने पास and 15 good apples are there. Total 18 apples are there. Assuming the random variable x to be the number of rotten apples in a draw of 2 apples. अब इस 18 एप्पल्स में से आप क्या कर रहे हैं, 2 एप्पल ड्रॉ कर रहे हैं, और उसमें x जो है वो नंबर ऑफ रॉटन एप्पल है, रैंडम वेरिएबल। तो एक हम लोग टेबल बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर रैंडम वेरिएबल। अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जब आप दो एप्पल ड्रॉ कर रहे हैं, तो या तो 0 रॉटन एप्पल होगा, या एक होगा, या दो से ज्यादा तो नहीं हो सकता कि आप 2 ही एप्पल ड्रॉ कर रहे हैं। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज फॉर रैंडम वेरिएबल x विच इज नंबर ऑफ रॉटन एप्पल इन अ ड्रॉ ऑफ 2 एप्पल्स। अब इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जब आप 2 एप्पल ड्रॉ कर रहे हैं आउट ऑफ 18, तो टोटल केस तो 18 C2 हो गया। फेवरेबल केस इज 0 रॉटन एप्पल, इसका मतलब दोनों एप्पल कहाँ से आएंगे, गुड एप्पल से आएंगे, तो 15C2 हो गया ये। तो 15C2/18C2 इज इक्वल टू 35/51। देन नेक्स्ट, आप एक रॉटन एप्पल ड्रॉ कर रहे हैं, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा आपका 18C2, है ना, टोटल 18 में से 2 एप्पल ड्रॉ करेंगे। अब एक रॉटन एप्पल है तो 3C1, और एक आपका गुड एप्पल है तो 15C1। तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा आपका 15/51। आप 3 से और कैंसिल कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में सेम रख रहा हूँ ताकि एडिशन में आसानी होगी। नॉट 2 रॉटन एप्पल्स, तो दोनों के दोनों रॉटन एप्पल्स ही ड्रॉ हो रहे हैं आपके, तो दैट इज 3C2/18C2 विच इज 1/50। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने पहले भी बोला है कि आपको चेक कर लेना चाहिए कि सिग्मा पी एक्स जो है वो 1 हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो 35 + 15 + 1/51 इज इक्वल टू 1। हाँ, तो ये टेबल आपका सही है। नाउ व्हाट डू यू नीड, यू नीड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वेरिएंस का फॉर्मूला रैंडम वेरिएबल के लिए है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर विच इज सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। तो लेट्स फाइंड दिस। 0 into anything is 0, तो ये वाला आप रो स्किप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज 1 स्क्वायर इंटू 15/51 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/51, 2 स्क्वायर इंटू 1/51 माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स पे से 0 वाला आप स्किप कर सकते हैं। देन 1 into 15/51, तो 15/51 प्लस 2 into 1/51, सो 2/51 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से हो गया आपका 15 + 4 19/51 माइनस ये हो गया आपका 15 + 2 17/51 स्टेप में। तो 19/51 माइनस ये कैंसिल होकर 1/3 हो गया, 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो गया। 15 और 9 का एलसीएम 153 हो गया, यहाँ पे आपका 57 आ गया, और यहाँ पे आपका 17 आ गया। यू आर गेटिंग आंसर एज 40/153। लेट्स चेक व्हाट इज आंसर गिवन। यस, तो ये आंसर आपका ऑप्शन डी ही गिवन है। बैग ए contains 3 white and 7 red balls। तो एक बैग ए है जिसमें आपके पास 3 white and 7 red balls है। 3 white balls are there and 7 red balls are there. And then we have bag B in which we have 3 white and 2 red balls। ये बैग बी है आपके पास, इसमें आपके पास 3 white and 2 red balls है। 1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक बैग आपने सेलेक्ट किया, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। अगर कुछ गिवन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी बैग सेलेक्टेड इज इक्वल एंड दैट इज हाफ, बिकॉज 2 बैग है। तो दोनों बैग के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम द बैग ए इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट इज, तो आपको पता है कि आपने एक बॉल दोनों में से किसी बैग से निकाला, वो वाइट निकला, तो एक टोटल इवेंट ई मान लीजिए कि बॉल ड्रॉन एज वाइट। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो बैग ए से हो या बैग बी से हो। आपको ये पता करना है कि वो बैग ए से है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज फ्रॉम बैग ए गिवन दैट इट इज वाइट। तो ये बेयर्स थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया आपके पास। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि
बॉल जो ड्रॉन है वो वाइट है, तो दो तरीके से हो सकता है। या तो बैग ए से ड्रॉन किया गया हो और वाइट हो, गिवन दैट इट इज फ्रॉम बैग ए, या फिर बैग बी से ड्रॉ किया गया हो और ये वाइट हो, गिवन दैट इट इज फ्रॉम बैग बी। फेवरेबल केस आपका क्या है, वो बैग ए से होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेयर्स थ्योरम। और आप देख लीजिए क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी बोथ आर हाफ, तो यहाँ पे ये हाफ आ गया, नीचे आप हाफ कॉमन भी ले सकते हैं। देन बैग ए से वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वाइट यहाँ पे 3 है और टोटल 10 है, तो 3/10 हो गया। नीचे भी 3/10, ये वाला पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट बैग बी से, तो बैग बी से आपका हो गया 3/टोटल विच इज 5, तो 3/5। 3/5 को आप चाहें तो 6/10 लिख सकते हैं। हर जगह पे 10 होगा तो कैंसिल करना आसान हो जाएगा। लेट्स कैंसिल 2 and 10 थ्रू आउट। 2, 10, 2, 10। तो वी लेफ्ट विथ 3/3 प्लस 6 विच इज 3/9, जो कि कैंसिल होके 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन सी। Two integers x and y are chosen with replacement from the set 0 to 10. So how many elements are there in this set? Starting from 0 till 10, there are 11 elements. So choice for selecting one of the element is 11. And since we are doing replacement, so for selection of the second integer y also we have 11 choices. So number of element in sample space is 121. There are 121 choices for selecting two integers from this set because we have a choice of replacement also. Now, favorable case is those values of x and y for which modulus of absolute value of x minus y is more than 5. Now, what are the possible values of mod of x minus y? Maximum difference can be 10 minus 0, 10. And since we need the difference more than 5, the possibilities are 6, 7, 8, 9, and 10. And we'll be following well ordering principle. We'll be writing all the possibilities in a proper order so that there is no chance of missing anything and repeating anything. So such way of doing questions by making cases is also a legitimate way of solving. It's not hit and try. So first, when we are going for modulus of x minus y equal to 6, so we have choices like 6, 0, 7, 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4. And same thing in reverse order. Like when you are writing 6, 0, you can also write 0, 6, and so on. So basically, 5 choices are there, and 5 into 2, 10 will be there. So 10 choices in the first case. The mod of x minus y is equal to 7. So starting from 7, 0 till 10, 3, we have 4 choices, and we can reverse the order also. So 4 into 2, 8 choices are there. Then modulus of x minus y is equal to 8. Then starting from 8, 0, we have only 3 choices. Write them 9, 1, and 10, 2. Multiply by 2. So we get it as 3 to 2, 6. Next is absolute value of difference of x and y is 9. So there are 2 choices, 9, 0, and 10, 1. And their reverse order. So 2 into 2, 4 choices are there. And the last one is x minus y is equal to 10. Modulus of them is 10. So there is only one choice 10, 0, and the reverse order of it, which is 0, 10. So 2 choices. So when we need the probability, we will be adding all these cases because they're connected with or, either this case or this case or this case. So in or, we do the addition, fundamental principle of counting, and denominator will be the total number of cases, which we already have 121. So when we add this, we will get 30/121, which is your first option. And yes, that is the answer given, first option. An integer is chosen at random from the integers 1 to 50. तो हमारे पास integers 1 से लेके 50 तक हैं, उसमें से एक integer select किया गया है. What is the probability that the chosen integer is a multiple of at least 4, 6, and 7? तो जब भी ये टर्म यूज होता है at least one of this, तो आप उस समय यूनियन लेते हैं. मान लीजिए कि एक इवेंट इवन है, which is the number is multiple of 4,
and E2 is the event that number is multiple of 6, and E3 is the event that number is multiple of 7. तो नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट वन, मतलब उसमें से किसी एक में वो प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसका यूनियन लेते हैं हम लोग. देन वी यूज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर फाइंडिंग यूनियन ऑफ टू और मोर देन टू सेट्स. तो इसकी वैल्यू इंक्लूजन एक्सक्लूजन से क्या हो जाएगी, एन ऑफ इवन, even else the set containing multiple of 4, then multiple of 6, number of elements in the set which are multiple of 7, minus intersection वाले आएंगे, multiple of 4 and 6, multiple of 4 and 7, multiple of 6 and 7, and the last one is multiple of 4, 6 and 7. ओके, तो ये हम लोग ट्राई करते हैं. हाउ मेनी नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4 फ्रॉम 1 to 50? तो ये 50/4 का GIF हो जाएगा, which is 12. Then multiple of 6, 50/6 का GIF, which is 8. Then 50/7 का GIF, which is 7. Minus multiple of 4 and 6 both, means multiple of LCM of them. 4 और 6 का LCM क्या होता है, 12 होता है. तो multiple of 12, there are 4 such numbers which are multiple of 12. Then multiple of 4 and 7 both, so multiple of 28. 50/28 is less than 2, तो 1 हो जाएगा इसका GIF. 6 और 7 का LCM आपका 42 हो जाएगा, तो दिस इज अगेन 1. और नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 7 इज नॉट प्रेजेंट इन फर्स्ट 50 नंबर्स, तो ये आपका जेक हो जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कितना हो रहा है, 27 - 6, ये आपका आ रहा है 21. तो 21 इज द फेवरेबल choice for selecting the integer which is multiple of at least 4, 6 and 7. और सैंपल स्पेस में से आप 50 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी शुड बी 21/50. 21/50. लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन. 21/50, which is ऑप्शन बी. यस, यही आंसर गिवन है. A fair die is tossed repeatedly until a 6 obtained. Fair die मतलब normal die जिसमें probability of getting all the 6 outcome is equally probable. So probability of getting 6 is 1/6. Let x denote the number of tosses required and let a is equal to p x equal to 3. तो यहाँ पे x एक रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ टॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्मॉल a है दैट इज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3. मतलब आपका थर्ड टॉस में 6 पहली बार आया होगा, इसका मतलब फर्स्ट में 6 नहीं आया होगा तो 5/6, सेकेंड बार में भी 6 नहीं आया होगा तो 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट, और थर्ड बार में पहली बार 6 आया होगा. तो a इज इक्वल टू 25/260. b क्या है आपके पास, b इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. मतलब जो 6 आया होगा या तो थर्ड थ्रोन में आया होगा पहली बार, या फोर्थ में, या सिक्स्थ में, या फिफ्थ में, ऐसे करके 3 एंड मोर देन 3 थ्रोन में आया होगा. तो पी एक्स इक्वल टू 3 क्या हो गया, ये तो पिछले वाला ही हो गया, 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6. फिर फोर्थ थ्रोन में पहली बार 6 आया होगा, तो फोर्थ थ्रोन में 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी. उसके पहले 3 थ्रोन में आपका 6 नहीं आया होगा, तो 5/6 इंटू 3. फिर नेक्स्ट क्या, अगर आपका 6 पहली बार फिफ्थ थ्रोन में आया होगा, तो फर्स्ट फोर्थ थ्रोन में आपका 6 नहीं आया होगा, तो 5/6 इंटू 4 इंटू 1/6. तो ये एक इन्फिनिट जीपी बन जाएगा, जिसका फर्स्ट टर्म क्लियरली ये है 25/216, और कॉमन रेशियो इसका है आपका सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म विच इज 5/6. तो ये हो गया आपका 25/36. तो बी की वैल्यू हो गई 25/36. और सी क्या है, सी है आपके पास पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 with the conditional probability that x is greater than 3. तो p x greater than equal to 6 when it is known that x is greater than 3. तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या पता है कि p a by b is p a इंटरसेक्शन b.
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ही होगा, 6 से बड़ा होगा तो वो 3 से अपने आप बड़ा हो जाएगा। डिवाइड बाई पी ऑफ बी, सेकेंड केस पी एक्स ग्रेटर देन 3। तो इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब 6 से पहली बार स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट 5 थ्रोन में आपका 6 नहीं आया होगा और छठी बार में आपका 6 आया होगा। और ऐसे करके एक इन्फिनिट जीपी बन जाएगा, और आपको दिख ही रहा है कि हर बार उसका जो कॉमन रेशियो 5/6। नीचे भी आपका एक जीपी बन जाएगा जिसमें एक्स ग्रेटर देन 3 मतलब 4 से स्टार्ट हो, फोर्थ थ्रोन में पहली बार 6 आया होगा, तो 5/6 होल रेज टू 1/3 इंटू 1/6 हुआ। अब दोनों में कॉमन रेशियो सेम है ऊपर और नीचे, तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वही रेशियो में आ जाएगा, और जो कॉमन रेशियो 1, जैसे ये सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला है A/1 - R, जो चूंकि कॉमन रेशियो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे डिवाइड बाई 1 - 1/6 यहाँ भी लिखेंगे, आई मीन 5/6 यहाँ भी लिखेंगे, और नीचे भी वही रहेगा आपका 5/6 का, यहाँ पे 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6 डिवाइड बाई 1 - 5/6। तो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको आप नहीं भी लिख सकते थे, ये भी कैंसिल हो गया। और ये 5 - 3 आपका 2 बच गया, तो ये हो गया 25/36। तो बी और सी सेम आ गया। नाउ व्हाट डू वी नीड द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी बाई ए। तो बी प्लस सी बाई ए, बी प्लस सी आपका 25/36 टू टाइम्स है, मतलब बी और सी सेम है, और ए आपका था 25/216। तो ये 25 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 216/36, तो 12 आ रहा है आपका आंसर। लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। आंसर यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, तो 12 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। A fair die is thrown until 2 appears. Fair die means normal die, इनमें probability 1 से 6 हर चीज की आने की 1/6 होती है। तो probability of getting 2 in a single thrown is 1/6, and not getting 2 is 1 minus 1/6, which is 5/6. Now we have to find the probability that 2 appears in even number of throws. मतलब कि वो सेकंड थ्रो में आ गया हो, या फिर फोर्थ थ्रो में आया हो, या फिर सिक्स्थ थ्रो में आया हो, टू पहली बार, ऐसे करके ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो सेकंड थ्रो में पहली बार टू आया हो मतलब जब आपने पहली बार फेंका हो तो टू नहीं आया हो, 5/6, और दूसरी बार फेंका हो तो टू आया हो, 1/6। या फिर फोर्थ थ्रो में डायरेक्ट आपका टू आया हो, तो इसके पहले फर्स्ट 3 थ्रो में टू नहीं आया हो, टू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, और लास्ट वाले में आपका टू आया होगा। सिमिलरली 2 4 के बाद 6 हो जाएगा, सिक्स थ्रो में आपका पहली बार टू आया है, तो फर्स्ट 5 थ्रो में टू नहीं आया है, और लास्ट थ्रो में आपका टू आया है। तो ये एक इन्फिनिट जीपी बनेगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी कैसे भी होते हैं, इसमें इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज बनती है, और फिर सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी आपको यूज करना पड़ता है। तो वी नो दैट सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी इज फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, प्रोवाइडेड कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी हो, जो कि है यहाँ पे। व्हाट इज कॉमन रेशियो हियर? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपको कॉमन रेशियो मिलेगा 5/6 का होल स्क्वायर, विच इज 25/36, और ये 1 से छोटा है। तो इसका समेशन कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म विच इज 5/36 माइनस कॉमन रेशियो, 1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज 25/36। तो ये 5/36 डिवाइड बाई 11/36, तो आंसर हो गया आपका 5/11। Let's check what is the answer given. Yes, 5/11. Option C is the answer. An urn contains 6 white and 9 black balls. So total 15 balls are there. 6 are white and 9 are black. Two successive draws of 4 balls are made without replacement. That means we are drawing two times. First time we are drawing 4 balls, and again we are drawing 4 balls. But we are not doing replacement. So once you have drawn 4 balls, then that ball is out.
and from remaining you will draw four more balls. The probability that the first draw gives all white and the second draw gives all black balls. So first case is you are getting all white. Total 15 balls are there initially, out of which you can select any four balls in 15C4 ways. And favorable cases you need all white, so you must draw four balls from all the white six balls. So 6C4 by 15C4. Now and is there, so we'll use multiplication because of fundamental principle of counting. Second case, now you have only 11 balls, so 11C4, and you already got uh, four white, so you have only two white and nine black are there. And you need this time all black. So still nine blacks are there, you select any four out of nine. So 9C4 into 11C4. First part when you'll simplify, it will be 1 by 91, and second part will be 21 by 55. Further, when you simplify, it will be 3 by 715, which is option C. I hope it is clear.